नमस्कार स्टूडेंट्स, शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सरस्वती सिंधु सभ्यता। चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। सबसे पहले है इसका परिचय। परिचय है सिंधु सभ्यता। सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका विकास सरस्वती और सिंधु नदियों के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। इसी के कारण इसको उपजाऊ मैदान होने के कारण इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा गया। इसी महानगरों के कारण नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती सिंधु नदी के आसपास विकसित होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं इसको, जो इसका प्राचीन नाम है। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसको आधुनिक नगरों के समान माना गया है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं इसकी समकालीन सभ्यताएं हैं। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज हड़प्पा पंजाब में की थी। कहाँ की थी? हड़प्पा पंजाब के अंदर इसकी खोज की थी। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी जो थे, पुरातात्विक थे, खुदाई करने वाले थे। उन्होंने 1921 में हड़प्पा पंजाब के अंदर इस सभ्यता की खुदाई की और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में इसका नाम मोहनजोदड़ो की खुदाई में बनर्जी ने बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में इसका पता किया और इसका पुरातत्वविदों ने इसके प्रति फिर आकर्षण हो गया। 1922 में सबरबल बनर्जी ने, क्या नाम था इसका? सबरबल बनर्जी ने हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई की और धीरे धीरे इसके प्रति पुरातत्वविदों का झुकाव हुआ और अनेक पुरातत्वविदों ने अनेक साक्ष्यों के आधार पर इसका प्रमाण लिखे और इसे एक नगरीय सभ्यता होने का सिद्ध किया। अब है इसका विस्तार। कहाँ का हो इसका विस्तार है। सबसे पहले इसका विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और सुत्कोड़नाडोर बलूचिस्तान तथा उत्तर में गोंडा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दयारामगढ़ महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। इसका दोबारा से बोलिए। इसका विस्तार आलमगीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुआ और गोंडा यानी जम्मू कश्मीर तक ये फैली हुई थी। इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,51,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें इस क्षेत्र में यह इस इतने क्षेत्र में यह फैली हुई है। इसके पुरातत्व स्थलों की दूरी
पूर्व से पश्चिम इनकी दूरी क्या है, पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या है, पश्चिम में 1600 किलोमीटर, कितनी है, किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में यह है 1400 किलोमीटर विस्तार लिए हुए, क्या लिए हुए है, विस्तार लिए हुए हैं। भारत में इसके प्रमुख स्थल, तो तीसरा पॉइंट आ गया, भारत में इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं। भारत में सरस्वती सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल, यानी भारत में सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल कहाँ पर हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कहाँ पर हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी क्या है, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान और गुजरात और पाकिस्तान में, गुजरात और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में फैली हुई है। कहाँ पर फैली हुई है, पाकिस्तान के फैली, और अवशेष क्या है इसके, कहाँ मिले हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध आदि प्रांतों में, बलूचिस्तान, सिंध आदि प्रांतों में क्या है, ये फैली हुई है। मोहनजोदड़ो सिंध और क्या है, हड़प्पा पंजाब, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो सिंध और हड़प्पा कहाँ पर है, हड़प्पा पंजाब के अंदर भी क्या है, फैली हुई है। धौलावीरा गुजरात और कालीबंगा राजस्थान, इसके अवशेष और कहाँ हैं, धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा क्या है, गुजरात के अंदर हैं, और कालीबंगा क्या है, राजस्थान के अंदर। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर इसके अवशेष पहले फैले हुए हैं। इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध और हड़प्पा पंजाब, तो धौलावीरा गुजरात और कालीबंगा राजस्थान आदि अक्षेत्र इसकी संस्कृति के प्रमुख अक्षेत्र माने
जाते हैं। कालक्रम है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कालक्रम क्या है हमारा, कालक्रम। इस सरस्वती सिंधु सभ्यता का कालक्रम मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में या कालखंडों में बांटा गया, कालखंडों में बांटा गया है। प्रथम है, प्रथम चरण में क्या है, प्रथम चरण के अंदर क्या आता है, यह हमारा काल है 4000 साल से 2600 ईस्वी पूर्व, 4000 से 2600 ईस्वी पूर्व। इसके भी 2 भाग बना दिए हैं। प्रथम कृषि संस्कृति, पहला इसके अंदर 2 पॉइंट बना दिए। पहला है प्रथम कृषि संस्कृति, प्रथम कृषि संस्कृति। यह कालक्रम क्या है, 4000 से 3200 ईस्वी पूर्व। इसको कितने हैं, 4000 ईस्वी पूर्व से 3200 ईस्वी पूर्व इस कालखंड को बांटे गए। दूसरा भाग है विकासशील ग्रामीण संस्कृति। क्या है, विकासशील ग्रामीण संस्कृति। इसका काल है 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व, 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व। ये इसको प्रथम चरण को भी 2 भाग में बांटा, 4000 से 2600 ईस्वी पूर्व। पहला खंड है प्रथम कृषि संस्कृति, 6000 ईस्वी पूर्व से 3200 ईस्वी पूर्व। और दूसरा है विकासशील ग्रामीण संस्कृति, ये 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व। द्वितीय चरण है, द्वितीय हमारा चरण है, ये है नगरीय काल। इसको क्या बोलते हैं, नगरीय काल। इसका समय है 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व। इसका काल है 2600 से 1900 ईस्वी, 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। इसको नगरीय काल बोला जाता है। इसमें नगरों का विकास हुआ, नगर अस्तित्व में आए और नगरों का उदय हुआ। और तृतीय काल है, तृतीय चरण ये है उत्तर काल। इसको क्या बोल देते हैं, उत्तर काल। इसका समय है 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व। कितना समय है, 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व, ये इसका समय है। और इसमें तृतीय चरण में क्या है, धीरे धीरे फिर ये विकसित सभ्यता, नगरीय सभ्यता धीरे धीरे पतन के कगार पर आने लगी और इसका नाम क्या है, ग्रामीण सभ्यता ने ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नगर योजना। इसकी नगर योजना, नगर योजना। सिंधु घाटी के सभ्यता की नगर योजना उच्च श्रेणी की थी। इसकी तुलना आधुनिक नगरों से की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार आधुनिक नगरों का विकास हुआ है, इसी प्रकार पहले क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का विकास हुआ था। पहले नगरों को 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है, पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। तो रक्षा प्राचीर
इन नगरों के चारों ओर एक रक्षा दीवार होती थी जिसको एक प्राचीर बनाई जाती थी और इसी में ये दुर्ग होते थे। दुर्ग एक पश्चिमी टीले में स्थित होते थे और आवासीय पश्चिमी स्थित, यानी दुर्ग के यहाँ थे पूर्वी में और आवास क्या है पश्चिम में स्थित होते थे। और इसकी रक्षा के लिए एक प्राचीर बनाई जाती थी, दीवार बनाई जाती थी, किले बनाए जाते थे। आवासीय क्षेत्र में क्या किया जाता था, कारीगर और श्रमिक रहते थे, व्यापारी, दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर आदि रहते थे। दुर्ग के अंदर प्रशासनिक अधिकारी और राजा और उसके अधिकारी रहते थे। अन्नघर और धान्यघर भी इसी दुर्ग में होते थे। नेक्स्ट हमारा सड़कें। नगर योजना का पॉइंट था सुरक्षा दुर्ग। सुरक्षा दुर्ग में क्या होते थे, नगरों को दो भागों में बांटा जाता था। सामान्य पूर्वी दुर्ग और पश्चिम में आवासीय दुर्ग। तो दुर्ग में क्या है, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, प्रशासनिक भवन होते थे, अन्यागार और धन्यागार होते थे, ठीक है। और पश्चिम में क्या होता था, नगर व्यापारी, शिल्पकारी, दस्तकारी, कारीगर आदि रहते थे, व्यापारी आदि रहते थे। नेक्स्ट है फिर सड़कें। दूसरा पॉइंट है सड़कें। यहाँ की सड़कें क्या होती हैं, चौड़ी होती थी और समकोण पर क्या है दोनों को काटती थी और नालियाँ बनी होती थी। सड़कें मुख्यतः क्या होती थी 9.15 मीटर और गलियाँ 3.0 क्या है मीटर होती थी। और उनके किनारे किनारे क्या होते थे, औसतन खड़े विचार आयोजन योजना वाली होती थी, समकोण पर काटती थी। और ये क्या करती थी, शहर को 6 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, बांटती थी ये सड़कें। और इस औसतन चौड़ी सड़कें क्या हैं जो मोहनजोदड़ो में मिली हैं 9.15 मीटर और गलियां 3.0 सेंटीमीटर होती थी। नालियाँ तीसरा पॉइंट है नालियाँ। यहाँ प्रत्येक घर में क्या है नालियाँ बनी होती थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी और नालियाँ क्या होती थी मेन हॉल यानी मुख्य सड़क के मेन हॉल में जाकर समाप्त होती थी। उनको पक्की ईंटों से ढका भी जाता था। समय समय आने पर पत्थरों या ईंटों से हटाकर उनकी सफाई भी की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है भवन। भवन निर्माण करा। भवन यहाँ के लोगों के भवन पक्की ईंटों से बने होते थे। मुख्यतः आवासों में क्या है 2 या 3 कमरे होते थे, खिड़कियाँ और दरवाजे अधिक होते थे। और कुछ क्या है आवासों में कुएं या शौचालय भी होते थे और आंगन भी होता था, रसोई घर भी होता था। ये क्या है भवन निर्माण कला थी। और फर्श होते थे और प्लास्टर, दीवारों पर प्लास्टर भी परत भी चढ़ाई जाती थी। यहाँ के भवनों की ये मुख्य विशेषताएं थी। सामुदायिक भवनों अन्नगार और धान्यगार को क्या है आदि मिलते थे। और क्या है फर्शों पर प्लास्टर और दीवारों पर प्लास्टर की परत भी इन भवनों में चढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईंटों का माप। इन भवनों की ईंटों का माप। इन भवनों को बनाते समय साधारण ईंटें नहीं बल्कि क्या है 1:2:3 और या 1:2:4 में ईंटें प्रयोग होती थी। कौन से अनुपात में 1:2:3 या 1:2:4। इस अनुपात में क्या होती थी, अनुपात में ईंटों का प्रयोग, किसका प्रयोग होता था ईंटों का
प्रयोग होता था। नेक्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 5वां पॉइंट क्या बन जाएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यता में कला। सिंधु सरस्वती सभ्यता में कला, यानी किस प्रकार की कला वहाँ पर प्रसिद्ध थी। इस सभ्यता में अंतर्गत प्रस्तरतर यानी पत्थर की धातु और क्या है मिट्टी आदि का उल्लेख मूर्तियाँ मिली हैं। इसमें क्या मिली हैं, पत्थर मिट्टी आदि की क्या है मूर्तियाँ मिली हैं। इस मोहरों में मिट्टी के बर्तन और क्या करें हैं सौंदर्य बोध का क्या है इंगित किया गया है। इसमें जो खुदाई में क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उसमें खुदाई की गई है, उसमें सौंदर्य बोध का से पता चलता है। मोहनजोदड़ो में प्रस्तर की खंडित 19 सेंटीमीटर पुरुष की मूर्ति मिली है जो तिपैया अलंकरण से सुशोभित है। युक्त साल है, जो तिपैया अलंकरण से सुशोभित साल है, एक प्रस्तुत मूर्ति मिली है। इससे उनकी कला का परिचय मिलता है, यानी बुनाई कढ़ाई दस्तकारी में वे क्या थे प्रसिद्ध थे। मोहनजोदड़ो में धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी धातु कला डालने में कांस्य का भी उन्हें ज्ञान था। इस मूर्ति हस्तशिल्प कला मूर्ति निर्माण में भी वो आगे थे। पशुओं और पक्षियों में बैल भेड़ बकरी और कुत्ता हाथी और सुअर मोर बत्तख आदि के रूप में मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि वह क्या है इनके साथ भी अपना क्या करते थे कला करते थे, दस्तकारी करते थे, चित्रकारी करते थे, इन पशु पक्षियों के चित्र आदि बनाते थे। इस सभ्यता में कला के मोहरों के महत्वपूर्ण स्थान है। ये मुख्यतः कौन सी होती थी, चौरसिया होती थी और आयताकार होती थी, जिन पर उपकरणों से पशु पक्षियों की देवता व लिपि के अंकित किया जाता था। जो मोहरें खुदाई में मिलती है कैसी होती थी, आयताकार होती थी और क्या होती थी वो चौकोर होती थी। उन पर क्या मूर्तियाँ मिली हैं, अलंकृत मिले हैं, लिपि मिली हैं, पशु पक्षियों शंखों के चित्र मिले हैं, देवी देवताओं के चित्र मिले हैं, बैलगाड़ी गोमेद और शंख हाथी दांत सोने चांदी आदि के आभूषण मिले हैं। जो क्या है आभूषण बनाने की कला में भी वो क्या थे आभूषण कंगन और क्या अंगूठी और क्या था हार मिलते हैं। इसके खेल और मिट्टी के क्या हैं खिलौने भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ की कला आकर्षित थी। हस्तशिल्प कला में वे क्या उच्च श्रेणी के थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन सरस्वती सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। निश्चित रूप से यहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में कुछ भी कहना असंभव, लेकिन फिर भी इसके प्रशासनिक स्वरूप के बारे में अनेक विद्वानों की अनेक राय। इसमें सबसे पहले हंटर महोदय ने शासन की गणतंत्रात्मक बताया। यहाँ शासन के क्या बताया, शासन क्या था गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया है क्योंकि जो बड़े बड़े भवन थे और उसमें क्या है गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। क्यों, यहाँ पर जो नगर दुर्ग थे वहाँ के रूम कमरों और वहाँ के भवनों का निर्माण क्या है परिषदों के सदस्यों के लिए होता होगा। ये था क्या हंटर महोदय, इसका कथन है हंटर महोदय ने इसको क्या दिया है गणतंत्रात्मक प्रणाली थी शासन की। इसलिए इसने इसके पीछे तर्क है
कि यहाँ पर नगर दुर्ग में बड़े बड़े प्रशासनिक भवन थे। हो सकता है कि उनका प्रयोग क्या है, किसके लिए, संसदीय या परिषदीय लोगों के लिए होता होगा। व्हीलर के अनुसार, अगला है व्हीलर के अनुसार, व्हीलर क्या कहते हैं, व्हीलर के अनुसार क्या है, प्रशासनिक में धार्मिक कारण, ये क्या है, धार्मिक कारण को महत्वपूर्ण मानते हैं कि सबसे पहले प्रशासनिक इकाई क्या है, सामंतों के अधिकार में थी। धार्मिक प्रशासन कौन चलाता, प्रशासन कौन चलाता था, सामंत चलाते थे। और संपूर्ण भूमि किसके हाथ में थी, संपूर्ण भूमि किसके हाथ में, मंदिर की, किसकी मानी जाती थी, मंदिर की। तो इस कारण से ये दो तर्क दिए जा सकते हैं कि मंदिरों के हाथ में संपूर्ण भूमि थी और प्रशासन क्या है, महंतों, संचालन पुरोहितों, सामंत पुरोहितों के हाथ में था। ये प्रशासनिक की इकाई थी। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक जीवन। कौन सा जीवन, सामाजिक जीवन। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सामाजिक जीवन को, यानी उनके सामाजिक वर्गों को अनेक भागों में बांटा गया है। नगर दुर्ग में संपन्न व्यक्ति और नगर निवास में सामान्य व्यक्ति जैसे मजदूर, व्यापारी, शिल्पकार और सैनिक आदि रहते थे। ये क्या है, दो प्रकार के थे। नगर दुर्ग में बड़े बड़े सम्मानित व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी रहते थे और स्थानीय आवास में क्या है, मजदूर, शिल्पकार, दस्तकार, शिल्प आदि कारीगर रहते थे, मजदूर रहते थे, व्यापारी रहते थे। और नेक्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाज में और किस किस का महत्व था, कृषक, कुंभकार, कुम्हार, शिल्पकार, दस्तकार, कढ़ाई करने वाले, इस प्रकार के अनेक जुलाहे आदि महत्वपूर्ण वर्ग भी क्या है, उसके सामाजिक जीवन के दायरे में आते थे। यहाँ के लोगों को शाकाहारी और मांसाहारी क्या थे, यहाँ का जीवन शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का क्या भोजन करते थे। और यहाँ के भोजन में मुख्य साग सब्जियाँ, गेहूँ, जौ, चावल आदि प्रकार की खेती करते थे और वो अन्न आदि प्राप्त होते थे। चावल के फल, सब्जियाँ, मांस आदि और खुदाई में मिले चूल्हे तथा सिलबट्टे से पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या अनाज को पकाते थे और क्या पीसते थे, जिससे वहाँ के भोजन के बारे में पता चलता है। वहाँ के बहुत मांसाहारी भी थे, वो क्या करते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर आदि का मांस भी खाते थे। यहाँ के धार्मिक अवशेषों के बारे में, यहाँ के लोग वस्त्र और आभूषण, सामाजिक जीवन नेक्स्ट पॉइंट आता है, वस्त्र और आभूषण। यहाँ के लोग स्त्री और पुरुष प्राय दोनों क्या है, वस्त्र और आभूषण पहनने के शौकीन थे। यहाँ पर एक प्रस्तर की मूर्ति मिली है जिस पर एक कपड़ा लिपटा हुआ दिखाई देता है, उस पर एक शॉल है और उसे कढ़ाईदार किया हुआ है और मूर्ति पर क्या किया गया है, आभूषण पहने हुए हैं, सिंदूर लगाए हुए हैं। इस प्रकार के स्त्रियां और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। इन आभूषणों में बाजूबंद, कंगन, अंगूठी आदि प्रमुख थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग शिकार के भी शौकीन थे। वे शिकार खेलकर अपना मनोरंजन करते थे और बच्चों की सीटियाँ और गाड़ियाँ और आदि खिलौने बच्चों के मनोरंजन के लिए प्रयोग होते थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 8वां है आर्थिक जीवन।
आर्थिक जीवन कैसा था वहाँ के हड़प्पा और संस्कृति सरस्वती और सिंधु सभ्यता की आर्थिक जीवन क्या था। मुख्यतः लोग क्या करते थे, खेती करते थे। उनका मुख्यतः आजीविका खेती पर निर्भर थी। लोग मुख्यतः गेहूँ, चावल, जौ और मसूर, सरसों, कपास, तिल आदि की क्या खेती करते थे। इस प्रकार से उनको कृषि के उपकरण मिले हैं, सिंचाई की विधियाँ मिली हैं, विभिन्न प्रकार के फसलें बोने की विधि और कृषि को तैयार करने के सिद्धांत और हल, हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट आदि पशुओं का प्रयोग भी करते थे। बैल कृषि में हल जोतने के काम भी आता था और घोड़े, हाथी, बोझा आदि ढोने के काम भी आते थे। कुछ पशुओं को क्या है, धुलाई के काम में, ऊँट आदि को धुलाई के काम में भी प्रयोग लिया जाता था। यहाँ के लोग आभूषण, औजार आदि पहनने के उपकरणों की ढलाई जैसे उद्योगों में विकसित थे। ये उद्योग हस्तशिल्प कला उद्योग से विकसित थे, क्योंकि वह आभूषण क्या पहनते थे और उनको धातु को ढालने की कला की तकनीक का ज्ञान था। वे आभूषण को दस्तकारी से संबंधित उद्योग, पंख, कीमती पत्थर, शंख, सीप, हाथी दांत से विभिन्न प्रकार के हस्त उद्योग स्थापित थे। इस समय धातु और कीमती पत्थरों का क्या होता था, आयात होता था और स्थानीय वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। और आंतरिक और विदेशी व्यापार स्थल, समुद्र और दोनों रास्तों से होता था, क्योंकि बंदरगाह, लोथल बंदरगाह के साक्ष्य से प्रमाण होता है कि समुद्र के रास्ते से भी यहाँ के लोग व्यापार करते थे। उत्खनन में तराजू और बाट मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे माप की इकाई से भी परिचित थे। माप की 16 इकाइयाँ ये अनुपात उस समय प्रचलित थे। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। क्या था, धार्मिक जीवन। उन लोगों के धर्म में पूरी आस्था थी। वे पशुपति देवी की पूजा करते थे, पीपल आदि की भी पूजा करते थे। मिट्टी में मिली एक देवी की मूर्ति से सिद्ध होता है कि वे पशुपति शिव थे, क्योंकि उसकी एक और क्या है, दाहिनी ओर त्रिपुरुष योग मुद्रा में बैठा हुआ क्या था, एक पत्थर की मूर्ति मिली है। उसमें क्या है, दाहिनी ओर क्या था, हाथी और बाघ था, बाईं ओर गेंडा और क्या थे, भैंसा थे और नीचे हिरण दिखाए गए हैं। इसे पशुपति शिव मानकर क्या पूजा करते थे। वे पीपल वृक्ष, गाय, बैल, भेड़ आदि वृक्षों की भी पूजा करते थे। सांप आदि की भी पूजा करते थे। इस प्रकार वे धार्मिक आस्था उनकी उस श्रेणी की थी। नेक्स्ट हमारा पतन के कारण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सरस्वती सिंधु सभ्यता है पतन के कारण। पतन के कारण पहला पॉइंट हो गया प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक क्या आएगी, शिथिलता आएगी। प्रशासनिक शिथिलता के कारण क्या है, सबसे पहले वहाँ पर उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था थी। उच्च दुर्ग और निम्न दो भागों में बांटे गए थे। भवन उच्च कोटि के थे, तकनीक उच्च कोटि की थी। धीरे धीरे क्या है, उसमें कमी आने लगी। सड़कें चौड़ी थी, वो क्या है, कम संकरी होने लगी। गलियाँ क्या है, चौड़ी थी, वो तंग होने लगी। मकान क्या है, पक्की ईंटों से थे। धीरे धीरे क्या उनका आकार छोटा होने लगा और अब भवनों के लिए लोग क्या है, पुरानी ईंटों का प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे ये नागरिक सभ्यता हो सकता है कि ग्रामीण सभ्यता में बदल गई होगी, इसके प्रशासनिक में कमियां आने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं,
रेगिस्तानी टीलों में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सरस्वती और सिंधु की मैदानी इलाकों में थी। हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हो गया होगा और यहाँ का खेती करना क्या है, दुर्भाग्य हो गया होगा, दुखदायी हो गया होगा, दुस्साध्य हो गया होगा। तो लोगों ने क्या है, इस स्थान को छोड़ दिया होगा और ये मरुस्थल इलाका बन गया होगा। ये भी इसके पतन का एक कारण माना जा सकता है। नेक्स्ट है बाढ़ के कारण। तीसरा पॉइंट है बाढ़ के कारण। हो सकता है कि ये सभ्यता सरस्वती और सिंधु नदी के आसपास थी। सिंधु और सरस्वती नदियों में बाढ़ आ गई होगी। बाढ़ के कारण ये नगर पूरी तरह क्या हो गए होंगे, बर्बाद हो गए होंगे, क्योंकि कुछ एक स्थानों पर क्या है, बाढ़ के अवशेष मिले हैं जो इसके परिणाम को स्थापित करते हैं, पतन के कारण को स्थायी मानते हैं। विदेशी व्यापार में गतिरोध। चौथा है विदेशी व्यापार में गतिरोध। हो सकता है कि हड़प्पा संस्कृति का विदेशी व्यापार से होता था, विदेशों से व्यापार होता था। हो सकता है उसमें क्या है, कमी आ गई। विदेशियों ने क्या है, अनेक वस्तुओं को क्या है, उनको निर्यात करने से मना कर दिया होगा और धीरे धीरे यहाँ के लोगों में क्या है, स्वदेशी वस्तुओं या स्वदेशी चीज़ों की तरफ रुझान हो गया होगा और इसके व्यापार में परिवर्तन से इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। नेक्स्ट है महामारी। महामारी इसमें सिंधु घाटी के 41 शवों की खोज करने से उसमें अधिकतर शवों से पता चला हुआ है कि अनेक शवों में मलेरिया जैसी बीमारी के अवशेष पाए गए हैं, जिसके कारण हो सकता है कि मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी फैली होगी और इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। नेक्स्ट है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण। सरस्वती सिंधु सभ्यता एक क्या है, नगरीय सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी। नगर के विकसित सभ्यता होने के कारण विदेशों की शक्ति या आक्रमणकारियों की शक्ति इस पर लगी रहती थी। हो सकता है तुर्कों ने, हूणों ने इस पर आक्रमण किए हों और इस सभ्यता का नामो निशान मिटा दिया हो। थैंक यू, धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।